नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 10th ऑफ द नवंबर 2025 यानी कि 10 नवंबर 2025। और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज है। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा न्यूज नहीं है, फिर भी हम जो है उनको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे कौन सा है? तो याद रखना, आज है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो आज के दिन क्या बनाया जाता है 10th ऑफ द नवंबर को? तो हम वर्ल्ड साइंस डे बनाते हैं फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और अगर आपसे पूछे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो वो होता है आपका 28 ऑफ द फरवरी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फर्स्ट आर्टिकल है, एंड द स्पेकुलेशन रिलीज द AI-171 क्रैश रिपोर्ट। वो तो अच्छा आर्टिकल है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की कुछ शिकायतें, कुछ प्रॉब्लम्स, उनको हाईलाइट किया गया और कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, एटलीस्ट यहाँ पे चाइना के पास भी तो है, बट आपने चाइना के प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, भारत के प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, वहां के सिस्टम देखा होगा, यहाँ का सिस्टम देखा होगा। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? तो एक्चुअल प्रॉब्लम कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या ये सब नहीं होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम होता है उस चीज को लागू करना, उसको इनेक्ट करना, है ना। जैसे तुम्हारे पास भी दुनिया भर के रिसोर्सेज होंगे, बट हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, है ना, वो अगर तुम्हें नहीं पता है तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज है। तो हमारे यहाँ पर कह रहा है कि जब देखो लगभग 3 महीने के आसपास हो गया, जो हमारी एक फ्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से लेकर लंदन की तरफ, वो बीच में क्रैश हो गई थी। अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसके ऊपर ये बिलीव किया जा सके कि एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, या उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि एक्चुअल हुआ क्या था। तो उसमें क्या क्या हुआ था वही सब बातें लिखी हुई हैं। On June 12th, 2025, 241 passengers on board Air India AI-171 perished in a ferry crash just after the takeoff at the Ahmedabad, Gujarat. There was one survivor passenger, 19 persons on the ground lost their lives. कौन सा था? तो हमें याद रखना, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उसका नाम था ना, हालांकि फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। There are over 1175 Dreamliners flying with the various airlines, यानी कि अगर तुम देखोगे आसमान में लगभग 1200 के आसपास ड्रीमलाइनर और उड़ रहे हैं। कल को उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो बात तो वही है ना। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसको कुछ ना कुछ तथ्य रखने चाहिए, कुछ ना कुछ फैक्ट्स बताने चाहिए एक्चुअल में हुआ क्या था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिंस द क्रैश, ड्रीमलाइनर्स हैव flown more than 2 million hours without a single engine failure during takeoff. In the history of the airline operations, there have been very rare instances of a dual engine failure on the takeoff. तो वही बातें कर रहे हैं। तो क्या क्या उसके लिए तो याद रखना, what is being spread is divergent from the truth, and the Ministry of Civil Aviation, Government of India has played into their hands by delaying the release of the final investigation report. तो अभी तक आई नहीं है, काफी पुरानी न्यूज है, हमने ऑलरेडी इसको काफी बार पढ़ा हुआ है। कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, एक पैसेंजर बच गया था, उसमें कितने लोग मारे गए थे, कौन से हॉस्टल के, कौन से कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर वो गिर गई थी, वो सारे डाटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। The promise of there being a transparent report as soon as possible, which the aviation minister announced on the day after the crash, appears to be another statement which has been swept under the carpet. तो वही बात है, हमारे यहाँ पर चीजें नहीं होती है। MOCA क्या है? Ministry of Civil Aviation would do well to change the impression that there was an electrical or software issue that caused the accident and release the investigation report immediately. The Aircraft Accident Investigation Bureau, इसका नाम याद रखना है, AAIB कहते हैं, is the Indian agency responsible for investigating civil aircraft accident and the incident. एक और है कब बनी थी? तो वन लाइनर में याद रखना, आपकी 2012 में बनी थी। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दैट कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस टू डिटरमाइन द कॉजेज एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द प्रिवेंटिंग फ्यूचर इंसिडेंट्स। द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या करती है? इज द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एट द एयरपोर्ट्स इन इंडिया। यानी कि जो एयरपोर्ट के ऊपर जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं सेफ्टी के, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCS कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? AAIB। ये बना था 2012 में। ये कब बना था ये आप लोग बताना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे।
ये वाली न्यूज़ फिर भी अच्छी है ना, क्योंकि इसको द हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। क्या कह रहा है, आसाम कैबिनेट नॉट टू एंटी पॉलीगैमी बिल, यानी कि आसाम जो है वहां पर एंटी पॉलीगैमी बिल लाने की बात की जा रही है। अब क्या होता है पॉलीगैमी, तो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी कोई शादी करता है और वो अगर एक से ज्यादा शादी करता है, जैसे नॉर्मली हमारे हिंदुओं में क्या प्रोसीजर देखा होगा आप लोगों ने कि एक ही शादी अलाउड होती है, ठीक है। हाँ, इवन जो मैरिज लॉज हैं वो भी एक ही अलाउ करते हैं। बट आपने कई बार देखा होगा कुछ, जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, उनको लीगली अलाउड है, वैलिड है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ट्राइब्स होती है ना, जो अजीब अजीब सी ट्राइब्स पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक ट्राइब थी उत्तराखंड की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बेसिकली ना, उस हिमाचल प्रदेश की ट्राइब ने क्या किया था, उसमें एक लड़की ने 2 लड़कों से शादी की होती है, तो उसे हम पॉलीएंड्री कह देते हैं। तो वहां पर कुछ जगह पॉलीएंड्री चलती है। एक आपने सुना होगा है ना, एक ऐसा भी ट्राइब है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, फादर की जो प्रॉपर्टी होती है बेटे को इनहेरिट होती है। बहुत सारे ट्राइब ऐसे जिसके अंदर मैटरनल जो होते हैं ना, जैसे कि लड़की है उसी के पास प्रॉपर्टी चली जाती है, ना कि बेटे के पास जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब है, तो सबका अपना अपना कल्चर है, बहुत पुराना कल्चर है, और वो उसे आज भी स्टिल फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। जैसे वो हट्टी कम्युनिटी हो गई हिमाचल प्रदेश वाली, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हट्टी कम्युनिटी अभी 3-4 महीने पहले न्यूज में थी, है ना, जिसमें पॉलीएंड्री अलाउ है। यहाँ पर पॉलीगैमी की कह रहा है, तो पॉलीगैमी क्या होती है, पॉलीएंड्री क्या होती है। तो पॉलीगैमी समझ गए कि जब कोई आदमी एक से ज्यादा महिलाओं से या औरतों से शादी करता है तो उसे क्या कह देते हैं हम, पॉलीगैमी। तो अभी आसाम जो है, आसाम सरकार वो एक बिल लेकर आ रही है और उसको नाम रखा गया एंटी पॉलीगैमी बिल, यानी कि हम एक से ज्यादा शादी करने नहीं देंगे। तो आप प्रॉब्लम समझना, जो आपके सेंट्रल लॉज है ना, मुस्लिम मैरिज लॉज या जो भी है, या जो ट्राइबल लोगों के हक की बात करते हैं, जैसे आपने एटीएमएम पढ़ा होगा, असम, मणि, है ना, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, शेड्यूल नंबर 6, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ट्राइबल लोगों के हक की बात की जाती है। आपने देखा होगा जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर पॉलीगैमी अलाउ है। लेकिन अगर तुम करते हो वहां पे पॉलीगैमी बैन करते हो, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होने वाले हैं, हालात बिगड़ेंगे। जैसे कि कहाँ बिगड़े थे, फॉर एग्जाम्पल क्रैश हो रखा है मणिपुर में पहले से। तो क्या है, समझ में आ गया। तो इसको बैन क्यों किया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Polygamy refers to the practice of having more than one spouse at the same time. ठीक है, in India it is governed by religion based personal laws. Legal status क्या है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और पारसी। Polygamy is illegal under the Hindu Marriage Act 1955 and Indian Penal Code, जिसको आजकल तो नाम बदल चुका है उसका, ठीक है, सेक्शन 494 पनिशेबल फॉर द बाइगेमी, ठीक है। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी इज लीगली परमिटेड, अलाउइंग अप टू 4 वाइव्स, आप 4 शादी कर सकते हो अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ द इक्वल ट्रीटमेंट। इन आसाम द सेम नेशनल लॉज अप्लाई। बट अगर आसाम कह रहा है कि हम तो एंटी पॉलीगैमी लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होने वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को तो टारगेट कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एसटी कम्युनिटीज को भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। अब सरकार का एक पक्ष है, अपोजिशन का दूसरा पक्ष है, हमें दोनों पता होने चाहिए। आसाम में क्या हो रहा है, आसाम हैज बीन पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल डिबेट और पॉलीगैमी particularly in the districts with higher Muslim population। तो चलिए पढ़ते हैं, जैसे इसमें यूसीसी का भी जिक्र किया हुआ है। आफ्टर द मैन इज imprisoned what will happen to the woman, ये भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई अगर मान लो कोई 4 शादी कर रहा है और आदमी को मान लो जेल हो जाए, ठीक है, क्राइम कर दे, तो 4 बीवियों को कौन पालेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा, उनका होगा क्या एक्चुअल में, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई है। द आसाम गवर्नमेंट सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी Feb 2023 to examine legal options to ban polygamy in the state across communities. The committee submitted its report stating that the state has constitutional power to legislate against the polygamy using, कैसे, देखो एक्चुअल में ये जो सब्जेक्ट है ना, आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ पर शेड्यूल नंबर 7 जो है उसमें कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। एक है यूनियन, एक है स्टेट, एक है कॉन्करेंट। यूनियन में जो यूनियन के पास पावर है, स्टेट में स्टेट के पास, कॉन्करेंट में दोनों के पास। तो याद रखना है जो पॉलीगैमी है ये किस में आता है, तो ये आपके एंट्री नंबर 5 किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। यानी कि इसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है।
तो वो कह रहा है कि मैं तो क्या करूंगा, इसके ऊपर लॉ बनाऊंगा। इन दिसंबर 2023 द स्टेट अनाउंस ड्राफ्टिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी कुछ दिन पहले कहाँ लगा था, उत्तराखंड में। हालांकि इसका एक और दूसरा टॉपिक है जिसमें मोदी जी यूसीसी को प्रेज करते नजर आ रहे हैं, तो हम इसको वहां भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं अभी के लिए यूसीसी छोड़ देता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है दूसरे पेज पे वो यूसीसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि उत्तराखंड का क्या था, फाउंडेशन डे था कल, तो मोदी जी वहां गए हुए थे, उन्होंने उसका जिक्र किया होता है। अकॉर्डिंग टू द एनएफएस, जो आपकी फैमिली हेल्थ रिपोर्ट है, पॉलीगैमी प्रिवलेंस इन असम इज लो बट स्लाइटली हायर अमंग द इकोनॉमिकली वीकर हाउसहोल्ड, सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज एंड मुस्लिम ग्रुप्स। और वही तो मेन प्रॉब्लम है कि ऐसा होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये आ गया यूसीसी दूसरा आर्टिकल आपका, देखो है हुआ क्या है, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ऑलमोस्ट लगभग अगर आप देखोगे तो अराउंड लगभग आपके पास 705 प्लस आपके ट्राइब्स पहले से थे, है ना, 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद बहुत सारे और भी जुड़ चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। PM loads Dhami over UCC Health's double engine impact, lays foundation stones for projects worth over 8,140 करोड़ रुपीस। मोदी जी गए उत्तराखंड में और मोदी जी ने 8,140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। वहीं पर उन्होंने यूसीसी को भी प्रेज किया। कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, चलो जरा नजर मार लेते हैं ना, एग्जाम में आ सकता है। मोदी जी ने किया है, The PM laid foundation stones for development projects, 62 crore to over 28,000 farmers under the PM फसल बीमा योजना। उसके अंडर में लगभग 62 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे। He said that project worth 2 lakh crore are underway in the state including the Rishikesh, करण प्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट, दिल्ली देहरादून हाईवे एंड रोपवे प्रोजेक्ट्स इन द केदारनाथ एंड द हेमकुंड साहिब। भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, रेफर्स टू वन कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इन मैटर्स सच एज मैरिज। जैसे हिंदुओं में 1 अलाउ है, मुस्लिम्स में 4 अलाउ है, तो हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। डाइवोर्स, पहले क्या होता था कि अगर हिंदू को डाइवोर्स लेना है तो पहले कोर्ट केस चलेगा, बहुत बातें थी। मुस्लिम्स को अगर डाइवोर्स लेना है तो वो कह देते थे तलाक तलाक तलाक। हालांकि सायरा बानो वाले केस में 2017 के बाद इसको खत्म कर दिया गया है और सिमिलर प्रोसीजर कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। बहुत सी जगह पर देखा होगा इनहेरिट जो होता है वो बेटा को अलावा कहीं पर मैटरनल है, तो ठीक है, तो वो सब चेंज करने की बात की जा रही है। मेंटेनेंस, ठीक है, सक्सेशन, ठीक है, इन सब में क्या होना चाहिए, बराबर के रूल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा होगा यूसीसी। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जब आप डिस्कस करते हो, जब एनालिसिस करते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो यूसीसी है इसको आपने आर्टिकल 44 में ही क्यों रखा आपने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, अगर वो चाहते कि ये बहुत अच्छी चीज है तो इसे फंडामेंटल राइट में भी तो रख सकते थे, यहाँ क्यों नहीं रखा उन्होंने। तो इस पे अगर डिबेट की जाए तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, आपका डीपीएसपी में रखी हुई चीजें क्या होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि दीज जो ये जो चीजें होती है, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी कानून इससे जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता है। बट अगर ये फंडामेंटल राइट में होता तो डेफिनेटली ये क्या बन जाता, फंडामेंटल राइट, और ये आपको मिल गया होता, ठीक है। तो हम क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हैं कि उत्तराखंड में लगा दिया, ठीक है, फिर उधर से आसाम कह रहा है कि हम भी लगा देंगे, हम भी तैयारी कर रहे हैं, उधर से यूपी कह रहा है, एक बार क्यों नहीं लगा देते। तो इसके ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, हमारे देश में प्रॉब्लम एक्चुअल में रिलीजन की, हम रिलीजन के नाम पे लड़ते रहते हैं। अगर एक साथ किसी एक जगह पर ये चीजें करोगे तो दंगे होंगे ना, तो ये डिजायरेबल है, बट इस मोमेंट पर डिजायरेबल नहीं है, फ्यूचर में कभी कर लेंगे, समझ गए। बस ये सोचकर उसको यूसीसी में को किस में रखा, डीपीएसपी में। धीरे धीरे करते चले जाएंगे, जैसे किसी ने किया, यूके ने, ठीक है। पहले कहां पर था, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो याद रखना गोवा में लागू था 1867 से लागू है वहां पे, ठीक है, जब वहां पर पुर्तगीज रूल करते थे। लेकिन अगर पूछे आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट कौन सा बना, तो याद रखना उत्तराखंड, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है, जैसे कि सारे के सारे रूल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आज एक आर्टिकल और है इंडियन एक्सप्रेस में जिसके अंदर शाह बानो का केस जिक्र किया हुआ है, डेफिनेटली आप पढ़ना, वो हमारे काम का है, ठीक है क्या। देखो, यूसीसी का मतलब समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, डाइवोर्स, ठीक है। अब हिंदुओं में डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, मुस्लिम्स में अलग होता है, समझ गए।
तो पहला केस होता है 1985 में शाहबानो, ठीक है, वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, उनके हस्बैंड थे जो कि एक लॉयर थे। तो शाहबानो केस में लिख देता हूं। उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम 4 शादियां करते हो तो करो, बट यू हैव टू पे मेंटेनेंस, तुम्हें मेंटेनेंस मतलब कि पे करना होगा अपनी वाइफ को डाइवोर्स के नाम पे। तो ये पहली बार किया गया, तो एक हिस्टोरिकल जजमेंट था इसमें। फिर आगे चल के 1995 में एक और केस होता है, हमने डिस्कस किया था सरला मुदगल। क्या था सरला मुदगल वाले केस में कि उसके जो हस्बैंड होते हैं बोलते हैं कि मैं 2 शादी करूंगा, दूसरी शादी करना चाहता हूं, बट हिंदुओं में अलाउ नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मैं मुस्लिम बन जाता हूं, मुस्लिम बन के मैं धर्म कन्वर्ट कर लूंगा, मैं कर लूंगा 4 शादी। तो केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये तो बहुत बड़ा लॉ होल है, ऐसे तो मेजोरिटी माइनॉरिटी होती नजर आएगी, माइनॉरिटी मेजोरिटी नजर होती आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 4 शादी करना तुम्हें अलाउ कर दिया जाए भारत में, तो आप समझ सकते हो भारत की हालत क्या है, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए मना किया गया कि आप रिलीजन कन्वर्ट करो, जो भी कंडीशंस हैं, बट अगर कन्वर्ट करके आते हो देन आप एक ही शादी के लिए अलाउ, 4 शादियों के अलाउ नहीं, मतलब शादी के चक्कर में आप धर्म नहीं बदल सकते हो, ठीक है। फिर आगे चल के 2017 में आया कौन सा, सायरा बानो, ठीक है, सायरा बानो, ठीक है, 2017 वाला केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को ही खत्म कर दिया, है ना। कि आप ऐसा नहीं है कि आपने गुस्सा होकर तलाक बोल दिया, फिर उसके बाद आपको पता है मुस्लिम लॉज में अलग से प्रोविजंस है कि पहले उसको किसी दूसरे से शादी करनी होगी, फिर जब वो उसे तलाक देगा तो वो पहले हस्बैंड से शादी कर पाएगी। तो उस चक्कर में एक्चुअल में एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, महिला का। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, हर जगह आपको महिलाओं का शोषण एक्सप्लॉयटेशन होता नजर आएगा। आप सोचोगे हम अच्छे, आज से 150 साल पहले चले जाओ, वही सती प्रथा पड़ी हुई है, सब लोगों ने कैसे जिंदा जला देते थे, वही चाइल्ड मैरिज चलती थी, डाकन प्रथा चलती थी, जिंदा जला दिया जाता था, सब बातें वही हैं, बस एक एजुकेशन का गैप है, समझ गए। तो ये कुछ बातें याद रखना। 44 DPSP 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है ना, यहाँ तो इन चीजों में सबके अलग अलग है, तो सेम होने चाहिए। बट ये DPSP में ही क्यों रखे, उसका रीजन समझ गए, इनको 44 में ही क्यों रखा। 25 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, 25, 26, 27, 28, बट वहां पर भी आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि सेंटर या स्टेट उसके लिए लॉज बनाए। इसलिए DPSP में ही किसको रखा हमने, UCC को रखा। ये फैक्ट जरूर याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, COP 30 बिगिनर्स गाइड। देखो हमने काफी बार पढ़ा है ना, पूरा साल हमारा उसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर रहा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले UNFCCC, मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूँ, बहुत बार पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, है ना, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब होता है, 1992 में होता है, ठीक है। बॉन, ठीक है, जर्मनी जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। बेसिकली ये इनेक्ट कब होता है, 1994 में, और पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है कहाँ पर, 1995 में। और उसके बाद चलते चलते ये फर्स्ट थी, और इस बार हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, और ये कहाँ पर हो रही है, तो आप जानते हो ब्राजील। और वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उसी को प्री आर्टिकल है। तो अगर तुम साल भर से ऐसे न्यूज पढ़ते आ रहे हो जिसमें हम एनवायरनमेंट का जिक्र करते आए हैं, जिसमें हम पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र करते आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कशंस करते आए हैं किसके ऊपर, आपके क्लाइमेट के ऊपर, आपके जो हमारा टारगेट सेट है कार्बन न्यूट्रल 2070 2050, तो उन सारी चीजों की समराइजेशन है ये आपकी न्यूज। तो जस्ट रीड द फुल पेपर, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। लास्ट ईयर कहां पर हुई थी, बाकू अजरबैजान में। इस बार कहां पर हुई है, तो इस बार हुई हो रही आपकी ब्राजील में, ध्यान रखना। आदित्य L1 गेट्स ए क्लोज लुक एट इरप्शंस फ्रॉम द सन। देखो आदित्य L1 क्या है पहले समझना। इसरो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, और अभी आप पेपर के बहुत नजदीक आ चुके हो, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, हर साल इसरो, DRDO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से एक पैसेज आते हैं, ठीक है। कभी DRDO से आ जाता है, कभी इसरो से आ जाता है। तो इसरो ने इस साल तो ऐसा कुछ किया नहीं, है ना। जस्ट बेसिकली अगर बड़ा अचीवमेंट देखा जाए, लास्ट ईयर जरूर किया था इन्होंने, है ना। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा किया था, चंद्रयान 3 गया था तो एग्जाम में आ गया था। उसके बाद आदित्य L1 गया था जो एग्जाम में नहीं आया था। तो हो सकता है इस बार पूछ ले, हो सकता नहीं पूछे, तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो आदित्य L1 क्या है, तो आदित्य क्या है, तो हम आदित्य किसे कहते हैं, तो याद रखना ये किसका नाम है, सन का, ठीक है। सूरज, ना, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, आदित्य, बहुत सारे नाम है उसके, ठीक है, सूर्य देवता के। तो एक्चुअल में
आदित्य सन के लिए हो गया। L1 होता है लैग्रेंजा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ और सन की ग्रेविटी जो होती है लगभग क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, लगभग सेम हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो कह सकता हूं। तो उनको एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स को फेस नहीं करना पड़ता है। दैट इज वाई वहां पर जो सैटेलाइट वगैरह रखे होते हैं वो इजिली वहां पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो खिंचाव नहीं पड़ता है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो आदित्य L1 लैग्रेंजा पॉइंट 1 पे आदित्य यानी सन की स्टडी करने के लिए हमने एक मिशन भेजा हुआ है जिसका नाम है आदित्य L1, और ये हमें टाइम टू टाइम वहां से डाटा देता रहता है। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, तो याद रखना जो सन होता है उस सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उस आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं कोरोना। ठीक है, तो टू स्टडी कोरोना हमने आदित्य L1 भेजा था। इस साल इसरो ने नासा ने भी अपना एक मिशन भेजा है जस्ट टू स्टडी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जिसका नाम है आपका पंच मिशन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हैंडआउट्स में कहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस कोरोना की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 नाम के एक मिशन था जो हमें टाइम टू टाइम डाटा देता रहता है। तो क्या डाटा दिया है वो भी हम पढ़ लेंगे, किस काम के लिए भेजा था, क्या है वो भी एक बार थोड़ा सा जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो होता क्या है, अगर हम ढंग से देखना चाहें तो देखो सन कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा मान लो ये आपका सन है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 3 लेयर में टूटा होता है, 1 2 3। यहां पर कोर, ठीक है, जहां का एवरेज टेम्परेचर होता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यहां से याद रखना, यहां से हीट निकलती है, यहीं पर 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे होते हैं, एक हीलियम बना रहे होते हैं, और वो एनर्जी फॉर्म में आता है, पहले रेडिएशन की फॉर्म में देन कंडक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से जैसे हीट बाहर आएगी तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ऑलरेडी हम इसरो में पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं कोरोना। ठीक है, और ये जो कोरोना होता है उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ पर सन के अंदर ऑलमोस्ट 73 to 74% क्या भरा पड़ा है, हाइड्रोजन, और ऑलमोस्ट 23-24% क्या भरा हुआ है, तो आपका हीलियम भरा हुआ है। ठीक है, आपने बिग बैंग थ्योरी ये सब पढ़े होंगे कैसे इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, मैंने कहा ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी बार। अब मैंने कहा यहां से मुझे इसकी स्टडी करने के लिए भेजना है कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हम चांद के ऊपर, मून के ऊपर तो काफी बार जा चुके हैं। ठीक है, हम वहां पर चंद्रयान 1 2 3 काफी बार करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है अगर कोई आपसे पूछे तो याद रखना लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस। कभी पास होता है पेरीहेलियन तो थोड़ा ज्यादा हो जाती है, 150 15.2 हो जाता है। कभी अपहेलियन होता है, दूर होता है, चाहे आपके है ना 4 जुलाई को, तो उस दिन हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए, 148 ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये एवरेज 15 करोड़ होता है। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सन और अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो, से हम लैग्रेंजा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सन की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक है, ये कितना दूर है हमसे, तो ये है लगभग 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर दूर है हमसे। ठीक है, तो यहाँ क्या रखा है, यहाँ पर वो आदित्य मिशन रखा है जो इसकी स्टडी कर रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ क्या होता है, तो आप पास तो जा नहीं सकते हो, तो यहाँ से कई बार क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स निकल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जनरेट होते रहते हैं। तो जब यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं तो वापस से कई बार क्या होता है, ये वापस अट्रैक्ट कर ली जाती हैं। तो जब ये बाहर जाती है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैंने कह दिया चलो एवरेज 4000 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये वापस आ जाएगा, धीरे धीरे इसको खींच लिया जाएगा, जो वापस आके यहाँ पर स्ट्रक कर जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा ये। तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 6000 है, इसका कितना है 4000, तो वापस से 2000 उसको बढ़ाना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें क्या नजर आता है, एक धब्बा नजर आता है, इसे हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। और यहां से जो बाहर निकल के आया, यहां से जो बाहर निकल के आया उसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, CMEs, जिसकी स्टडी करने के लिए हमने इसको भेजा हुआ है। समझ गए कि यहां से क्या इजेक्ट हो रहा है। ये लेयर क्या थी, कोरोना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। अगर पूछे इसकी स्टडी क्या कहलाती है, अगर आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ सन क्या होती है, तो सिंपल याद रखना हेलियो फिजिक्स कह देते हैं। ठीक है, समझ गए, ऑलरेडी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या रखा है, आदित्य L1। सिमिलर नासा ने अपना पंच भेजा हुआ है,
ठीक है। तो आदित्य L1 में कौन कौन से उसने पेलोड यूज किए, कितने यूज किए, वो सब आपको फैक्ट पता होना चाहिए। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था, ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कुछ नहीं होता है। कोरोना, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज डिस्टिंक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड द सन। क्रोमोस्फेयर इज द एनवायरमेंट ऑफ द sun. It is just below the corona. It is relatively thin layer of the burning gas. Photosphere, it is the lowest layer of the solar atmosphere and the sun's visible surface. Solar emissions, solar winds क्या होती हैं? They are streams of plasma particles ejected from sun's outermost atmosphere. The sun's magnetic field cause them. They can cause auroras and geomagnetic storms. कोरोनल मास इजेक्शन क्या होते हैं? दे आर लार्ज एक्सपल्शन ऑफ द प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द सन्स आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर। दे कैन कॉज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड डैमेज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स जो अभी हमने डिस्कस किया था, दीज आर इंटेंस इरप्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द सन्स एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम द सनस्पॉट। तो ये वही सनस्पॉट है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको सूर्य कलंक भी कह दिया जाता है। Aditya L1 spacecraft will be inserted into a halo orbit around the L1 point of the Sun Earth system, जो कि लगभग इतना दूर है हमसे, ठीक है। और किसकी स्टडी करने जा रहा है ये? तो आपका CME, कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, इन सब की स्टडी कर रहा है। और उसके बाद ये डाटा हमें वहां से क्या कर देगा? प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। विजिबल एमिशंस लाइन कोरोनोग्राफ, coronagraph ELC payload aboard India's first dedicated space solar mission Aditya L1. Scientists at the Indian Institute of Astrophysics along with NASA have collaborated to estimate the crucial parameters of a coronal mass ejection very close to its liftoff from the sun, ठीक है। तो जस्ट उसकी स्टडी करने के लिए फैक्चुअल डाटा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। डज इंडिया नीड न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि क्या भारत को एक्चुअल में, देखो जो न्यूट्रिशन होते हैं हमें किससे मिलते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि सर न्यूट्रिशन तो खाने से मिलेंगे, लेकिन क्या हमारा आज का खाना सही में वो खाना रहा है जो हमें खाना चाहिए? तो आप देखोगे ऐसा नहीं है। आप देखो पहले के लोग होते थे, खाना खाते थे ना, नॉर्मल सिंपल दाल रोटी खाते थे, बड़े तंदुरुस्त रहते थे। आजकल आपने देखा होगा पेरेंट्स बच्चों को इतना खिलाते हैं ना, इतना हेल्दी खाना देते हैं ना, है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती है, बट वो सब चीजें लैक होती हैं जो एक नॉर्मली पहले हुआ करती थी। तो उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये कि हम खा तो अच्छा रहे हैं, हम अच्छे चावल खा रहे हैं, हम अच्छा पनीर खा रहे हैं, बट कितना अच्छा है वो आप भी हालात समझते हो, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें हमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है और उस पॉपुलेशन का पेट भरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो हंगर चैलेंज है ना सबसे बड़ा है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्टिफाइड राइस बनाते हैं, कभी फोर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी आपने देखा होगा लैब ग्रोन मीट बनाने की कोशिश की गई है, कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, किया था ना हमने, कि वहां पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया, एक मेमना जो होता है बेसिकली ना, उसने वहां पर बनाने की कोशिश की। तो एक्चुअल में ये सब फूड क्राइसिस से निपटने के लिए तो किया जा रहा है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के जो आपके 17 चैलेंजेस हैं उसके अंदर भी इंक्लूड है कि हमें जीरो हंगर करना है ना, ये सब करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम जो खा रहे हैं, हमारा जो खाना है, क्या वो न्यूट्रिशनल है या हमें शिफ्ट करना चाहिए? तो आपने बीच में एक बात देखी होगी, जब 2023 चल रहा था ना, जब 2023 चल रहा था, उस समय 2023 में हमारे यहाँ पर एक चैलेंज था, खाना कैसे सही किया जाए। क्योंकि उस समय हमने क्या किया था, पहले से हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है MS स्वामीनाथन वाला, तो हमने क्या किया, नीचे से पानी निकाल के हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो तो खत्म कर दिया। अब हमारे पास वाटर क्राइसिस हो गए, तो हमें लगा हम क्या करें, तो हंगर क्राइसिस भी तो हमें लगा हम क्या करें, तो हमने क्या किया, 2023 में यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, यानी यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया 2023 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हमने मिलेट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इवन जो हमारा प्रधानमंत्री पोषण अभियान है, ठीक है, जिसको पहले मिड डे मील कहा जाता था, उसके अंदर भी क्या देने लगे, मिलेट्स। तो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स एक हेल्दी सोर्स है, क्योंकि यार कोई कह रहा है कि चावल में उतना प्रोटीन नहीं है, कोई बीमारी हो जा रही है, कोई कह रहा है कि आपकी इस सब्जी में इतना कुछ नहीं है, तो पेट तो भर रहा है बट एनर्जी नहीं आ रही है, बच्चे कमजोर हैं, बच्चे फ्यूचर है हमारा। तो कहा गया एक काम करो, क्या करते हैं, मिलेट्स खा लेते हैं। मिलेट्स मतलब सब कुछ मिला मिलू के, ठीक है, ज्वार बाजरा रागी जो मोटे अनाज है, और हमारे ट्रेडिशनल हमारे लोग वही खाते आए हैं।
अगर आप 1990 से पहले चले जाओगे, एलपीजी जब नहीं आया था, एलपीजी गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, जब हमारे यहाँ पर बाहर के लोगों को हमने अलाउ नहीं किया था, तब तक देखो भारत कितना अच्छा था। जैसे उनको अलाउ कर दिया, बाहर की फैक्ट्री आ गई, तो हर चीज में नेस्ले हर चीज बना रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन हुआ। तो हमने क्या किया, दोबारा से सब चीजें शुरू की। हमने कहा कि नहीं, हम तो वही खाएंगे जो हमारा ओरिजिनल, और वो क्या है, मिलेट्स। समझ में आ रही है। तो ऐसे ही अभी भी यही प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो उसको कैसे पूरा किया जाए। बच्चे स्टंट बच्चे हैं, बच्चे वेस्ट बच्चे हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, ये हमारे यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो दो तरह के फूड होते हैं, एक होता है फंक्शनल फूड, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रिशनल फूड। तो फंक्शनल फूड क्या होता है, खा लेते हैं पेट भर जाता है। न्यूट्रिशनल होता है, खा लेते हैं पेट भी भरता है, एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, functional foods leverage several technologies such as nutrigenomics, the study of how nutrition interacts with the genes, biofortification, 3D food printing, and bioprocessing. Smart proteins refer to protein source using biotechnology that aims to reduce reliance on the conventional production. These include plant-based proteins restructured extract from the legumes, ठीक है, cereals, ऑयल सीड्स है ना। तो इनसे अलग से अगर के एनिमल सेल्स, ठीक है, जो कि लैब वगैरह में बनाई जाती है ना, उनका यूज करके हम स्मार्ट तरीके से इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Functional foods and smart proteins are a thematic area recognized under India's biotechnology for economy, environment and employment bio E3 पॉलिसी। बताना मुझे बायो E3 पॉलिसी कब आई थी, हम ऑलरेडी किसी हैंडआउट में पढ़ चुके हैं इसे। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स पब्लिक सेक्टर पार्टनर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल PIRAC have initiated funding programs in these areas. On the health front, functional foods and smart proteins will be vital contributors to India's nutritional security। ठीक है, तो इस बातें लिखी है, जैसे हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। बायोफोर्टिफाइड जिंक राइस हमने बना रखा है, हैदराबाद में है, ठीक है। आयरन रिच पर्ल मिलेट बना रखी है हमने, ठीक है, पोषण अभियान में दिया जाता है। सिंगापुर पहला देश, हाईलाइट करके याद कर लेना, टू अप्रूव कल्टिवेटेड लैब ग्रोन चिकन इन 2020। जापान फर्स्ट टू रेगुलेट फंक्शनल फूड्स, ठीक है। तो ये सिंपल से याद रखना, वो फंक्शनल फूड को रेगुलेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसने पहली बार क्या किया था, 2020 में लैब ग्रोन मीट तैयार कर ली होती है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, हमारे यहाँ पर कौन है जो इन सब के बारे में ध्यान रखता है, तो FSSAI है ना। और जो FSSAI है बेसिकली वो 2008 में बना होता है, बट अभी भी FSSAI के सामने बहुत सारे चैलेंज है। हमारा FSSAI क्या करता है, ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे रेड मारता है, और वहां पर पनीरों में कीड़े पाए जाते हैं। एक्चुअल में उसको काम करना चाहिए कि ऐसे कैसे क्राइसिस से निपटा जाए, है ना। ये इसकी थीम है, मेरी नहीं है, समझ गए, उसी कोशिश कह रहा करने की। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। ओनली द चॉइस ऑफ वोटर्स इज सीक्रेट, नॉट वेदर दे वोटेड और नॉट, ठीक है। देखो आजकल आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और हाथ धोकर पीछे पड़े हैं किसके, बीजेपी के, रूलिंग पार्टी है। और वो एक ही बात को बार बार उठाए जा रहे हैं, चाहे कहीं का भी इलेक्शन हो, कि वहां पर वोट चोरी हुई है। अभी आपने देखा होगा जब कहा गया, तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, है ना, जिनको हटाने का प्रोसीजर भी इतना कठिन है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर है ना, और वो कहते हैं कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माताओं बहनों की सेफ्टी का सवाल है ना, उनकी प्राइवेसी का सवाल है। मतलब अभी कल परसों बिहार में वोटिंग हो रही है, तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोग वोट करते हुए लोगों को देख रहे हैं, और वीडियो वायरल की जा रही है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो अब प्राइवेसी लीक नहीं हो रही है ना। तो एक्चुअल में क्या है, देखो इसका नाम पढ़ो, बर्डन ऑफ प्रूफ। हमारे यहाँ पर क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है ना, तो किस पे आएगा। अब देखो हमारे यहाँ पर एक होता है कि कुछ बात अगर लीक हो गई ना, तो लोग सच मान लेते हैं, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं है। बात समझ रहे हो ना। अब AI की वीडियो बना दो, गांव वाले लोग मानेंगे बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, वहां समझ में आ रही है ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को जो दिख रहा है वही लोग मान रहे हैं। तो बार बार ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये फ्रॉड हो चुकी है। और इतनी बातें मार्केट में फैली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ही प्रूफ ऑफ बर्डन आ गया है कि भाई मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, मैं गलत नहीं हूं, और उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अभी तक वो ले ही नहीं रहा था, अब उससे लेनी पड़ रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अब भी नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि देखो हम सही कर रहे हैं, बस उसी के ऊपर आर्टिकल, और कोई इसमें झंझट नहीं है, ठीक है।
बाकी इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। समझ में आ रही बात? अब यहां पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी हैज मेड सीरियस एक्यूजेशंस रिगार्डिंग द 2024 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। अभी हरियाणा के अंदर भी हुआ था ना, एक मॉडल थी, फेक मॉडल, जिसके नाम पर बहुत सारे वोट डाले गए थे, ब्राजील की थी, है ना। वही सब कह रहा है कि 25 लाख वोट जो हरियाणा में थे वो फेक थे। अब सोचो, इतना सब होने के बाद किसके ऊपर बर्डन आ गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बर्डन आ गया। दैट इज वाई वो वीडियोस वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, समझ गए? तो एक ऐसा टॉपिक है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो साल भर से चल रहा है। कभी उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, कभी SIR, अभी जैसे राजस्थान में भी होने की बातें हो रही है, 12 स्टेट में आ गया ना नाम, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कभी कुछ न्यूज में बना रहता है। और बीच में ये वोट चोरी का एक अलग ही मुद्दा उसमें आ चुका है, समझ गए? तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। तो वही 2-4 बातें, कुछ आपने पता होंगी, कुछ आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 324। आज पहले 1 मेंबर बॉडी थी, आज 3 मेंबर बॉडी है। पहले सुकुमार सेन जी थे, आजकल कौन है? तो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। सुखबीर सिंह संधू उनके साथ क्या है? इलेक्शन कमिश्नर। और दूसरे कौन है आपके? विवेक जोशी जी, ठीक है, समझ गए? क्या है अभी उसको अपॉइंट करने का प्रोसीजर? तो PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। पहले यहाँ पर CGI होता था, उसे हटा दिया, फिर ये न्यूज में आ गया था, तो साल भर न्यूज में रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऑलरेडी हम काफी बार पढ़े हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे हटाया जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाने का प्रोसीजर सेम एज आर्टिकल 124 का 4, यानी कि किसके बराबर होता है? किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के बराबर होता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन हटा सकता है? चलो बताना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाने का प्रोसीजर तो आर्टिकल 124 के 4 में लिख दिया, बट इन दोनों को कौन हटाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने, देखते हैं कौन बताता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, इनके काम है, जिनके ऊपर अभी बात आ गई है, तो प्रूफ ऑफ बर्डन आ गया उनके ऊपर, यही तो टॉपिक यही है। प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आज के दिन 2750 प्लस पार्टियां हैं, बट 6 आर नेशनल पार्टीज, 50 प्लस 50 के राउंड क्या है? स्टेट पार्टी, ठीक है। तो आपको सब याद नहीं करनी है, 6 आपकी नेशनल पार्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एनफोर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। वीवीपैट हमने पढ़ा है, EVM 1982 में आई थी, उसके बाद कब कब यूज हुई, वीवीपैट कब यूज हुआ, क्यों लाया गया था, क्या मैच करवाते हैं। अभी कल परसों एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें एक कूड़े के ढेर के अंदर वीवीपैट की पर्चियां मिली थी, तो वहां का जो ऑफिसर था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें फिर दोबारा से प्रूफ ऑफ बर्डन ला रही है, किसके ऊपर? किसके ऊपर? आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बर्डन ऑफ प्रूफ, ना कि प्रूफ ऑफ बर्डन, ठीक है, समझ गए? हाँ। इम्प्लीमेंट वीवीपैट, डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs, MLAs, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा वही सब करते हैं, तो वही लिखा हुआ है। 324 पावर्स एंड फंक्शंस, 325 वन जनरल इलेक्टोरल रोल, ठीक है। 326 यूनिवर्सल ऑडिट अडल्ट फ्रेंचाइज, याद रखना, पहले 21 साल थी, फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1981 से, है ना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के बाद इसको घटा के 21 से 18 साल कर दिया गया था। 327 328 क्या कहते हैं? पार्लियामेंट स्टेट पावर्स टू मेक इलेक्शन लॉज। 329 कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द इलेक्टोरल मैटर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे, कुछ केस भी हैं। SS धनोआ केस 1991, इलेक्शन कमीशंस आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा गया। TN शेषन केस, काफी बार हमने पढ़ा है, डिस्कस किया। 1995 कंफर्म्ड मल्टी मेंबर ईसीआई, ठीक है, पहले 1 मेंबर था, बाद में 3 मेंबर बना दिया गया। अनूप बरनवाल केस, ये तो आपने पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होगी, किसके लिए? आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें PM, LOP एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स को रखा गया है आज के दिन, जो काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके जो डाउट्स हैं उनको एग्जाम से पहले क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।